नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 11 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किए गए टेम्पो मिशन का उद्देश्य क्या है। TEMPO, टेम्पो, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हैं मौसम की निगरानी करना, प्रदूषण की निगरानी करना, संचार उपलब्ध कराना या रक्षा क्षेत्र में संचार। तो आंसर है प्रदूषण की निगरानी करना। हाल ही में नासा द्वारा टेम्पो मिशन लॉन्च कर दिया गया है। पहले टेम्पो का फुल फॉर्म देखते हैं। ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। इस समस्या का मुख्य उद्देश्य वायु में उपस्थित प्रदूषण तथा वायु गुणवत्ता की जांच करना है। यह उपकरण केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फ्लोरिडा में SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट इसके थ्रू लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। और उपग्रह कौन सा था। इंटेलसेट 40E उपग्रह ने लोड को धारण किया। देखिए, ये टेम्पो मिशन है एक, ठीक है। अब ये एक उपग्रह के साथ गया है, मतलब उपग्रह के तौर पे ही गया है। ये वहाँ जाके सेट होगा अंतरिक्ष में। अब किस रॉकेट के थ्रू गया है, तो रॉकेट याद रखना है कौन सा है, SpaceX फॉल्कन 9। SpaceX कंपनी का रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट। फॉल्कन 9 रॉकेट, ये एक चीज़ हम लोग को रॉकेट याद रखना है। दूसरा उपग्रह याद रखना है इंटेलसेट 40E। इंटेलसेट 40E ये उपग्रह हो गया। टेम्पो कमीशनिंग गतिविधियाँ मई के अंत या फिर जून के शुरू में शुरू होंगी। मई या जून से शुरू होगा। टेम्पो मिशन के बारे में देखते हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, इन्होंने कहा है कि टेम्पो मिशन प्रदूषण का अध्ययन करने से अधिक है। यह यातायात के दौरान बनी भीड़, जंगली आग और ज्वालामुखी से प्रदूषण के प्रभावों का मॉनिटरिंग करने, पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। नासा डेटा उत्तर अमेरिका में वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगा और हमारे प्लेनेट को संरक्षित करेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो टेम्पो मिशन है ये उत्तर अमेरिका, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के जो रीजन्स हैं उन्हीं के वायु गुणवत्ता की, वायु प्रदूषण की जांच करेगा। पूरी दुनिया के लिए नहीं है ये, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लिए ही है ये। यह उपकरण जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होस्ट होता है। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मतलब फिट होगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहाँ पर ये फिट होगा। जिसका अर्थ यह है कि धरती के सतह से एक ही क्षेत्र को निरंतर मॉनिटर कर सकता है, जिससे समय के साथ वायु गुणवत्ता में बदलावों को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है। यह उपकरण ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड जैसे कुछ मुख्य प्रदूषकों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सभी प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, इसीलिए उनके स्तर का मॉनिटरिंग समझने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए यह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नासा की बात करते हैं तो नासा की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसके प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो हैं बिल नेल्सन। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात करें SpaceX की तो SpaceX की स्थापना हुई थी 2002 में। इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलोन मस्क, इन्हीं की कंपनी है। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला प्रश्न, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता पाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, झूलन गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन डालना भूल गया मैं, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये सभी इसमें शामिल हैं और एक और खिलाड़ी शामिल हैं, वो हैं सुरेश रैना। आइए समझते हैं। प्रतिष्ठित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC ने MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। क्लब की क्रिकेट समिति आजीवन सदस्यता के लिए खिलाड़ियों के नामांकन को खेल के कुछ महान खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय करियर की मान्यता के रूप में मानती है। सदस्यता उन व्यक्तियों को भी दी जाती है जिन्होंने क्लब या खेल में असाधारण योगदान दिया हो। तो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ये दोनों 2007 के T20 वर्ल्ड कप में शामिल थे, 2011 के वर्ल्ड कप में शामिल थे। सुरेश रैना, इनका भी योगदान बहुत बड़ा है। मिताली राज, महिला क्रिकेट में इनके नाम पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है ODI में। झूलन गोस्वामी, इनके नाम पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है महिलाओं के क्रिकेट में। तो इस तरीके से इनका योगदान बहुत बड़ा है, इसीलिए इन्हें मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में सदस्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न क्या है, भारत किन देशों के साथ कनेक्टिविटी पहल पर बात करेगा। ऑप्शन है बांग्लादेश भूटान, बांग्लादेश नेपाल, नेपाल भूटान, बांग्लादेश जापान। तो आंसर है बांग्लादेश और जापान। ये भारत, ये बांग्लादेश और ये जापान। भारत, बांग्लादेश, जापान त्रिपुरा में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे। बांग्लादेश, भारत और जापान 11-12 अप्रैल को त्रिपुरा, भारत में एक संपर्क आयोजित करने के लिए तैयार है। मतलब कि आज से शुरू हुआ है 11 और 12 अप्रैल को।
इस आयोजन का उद्देश्य कनेक्टिविटी पहलों की खोज करना और क्षेत्र की व्यावसायिक क्षमता का लाभ उठाना है। पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट भारत का थिंक टैंक द एशियन कॉन्फ्लुएंस भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ये गिद्ध की एक प्रजाति है, एशियन किंग वल्चर। एशियन किंग वल्चर। तो इस चीज़ का मतलब इस प्रजाति का संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ये जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है, मतलब वही है एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र या फिर एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ये गिद्ध की प्रजाति है एशियन किंग वल्चर। जटायु संरक्षण केंद्र मुख्यतः गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। एशियाई किंग गिद्ध एक तेज़ गति से विलुप्त हो रही प्रजाति है। इसका संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गिद्ध की इस प्रजाति को लगभग विलुप्त की श्रेणी में रखा गया था। 2007 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा लगभग इस श्रेणी को गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा गया है, तो इसलिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो एशियाई किंग वल्चर का संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है, ये हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सोलर क्लॉथ बैग ATM कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, बंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, अमरावती आंध्र प्रदेश। तो आंसर है हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद के कुकट्टपल्ली में सौर ऊर्जा से चलने वाला क्लॉथ बैग ATM स्थापित किया गया है। ये इस तरीके का ATM जैसा दिखता है मशीन, ये ATM की तरह दिखने वाला मशीन है और इसमें से इस टाइप का कपड़े का बैग क्लॉथ बैग ATM नामक यह मशीन हैदराबाद में इसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नया आकर्षण है। प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि ये क्लॉथ बैग मतलब कपड़े का बैग है, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल भी है। बायोडिग्रेडेबल कपड़े से बने बैग प्रदान करती है, जिसकी कीमत इसके ग्राहकों को 10 रुपये है। 10 रुपये में यह उपलब्ध है, कपड़े का जो बैग है यह उपलब्ध है, ताकि प्लास्टिक बैग यूज़ ना करना पड़े। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्प के रूप में ये काम करेंगे। मशीनें बैग प्रदान करेंगी जो पर्यावरण प्रदूषण के भार को कम करने में रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल के पहल पर पूरे तरीके से कार्य करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया? ऑप्शन है कर्नाटक, नई दिल्ली, गुजरात, ओडिशा। तो आंसर है कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। IBCA का उद्देश्य बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों कौन कौन सी है? लॉयन, टाइगर, चीता, जगुआर, स्नो लेपर्ड है, हेम तेंदुआ है, प्यूमा है और लियोपार्ड तेंदुआ है। तो इन्हें बड़ी बिल्लियाँ कहा जाता है। बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों का संरक्षण करना IBCA का उद्देश्य है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हेम तेंदुए शामिल हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दुनिया में बड़ी बिल्लियों की 7 प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। इसका मकसद क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे गांवों को विकसित करना और वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर अपने इलाकों में चीन गांव बसा रहा है और इसीलिए भारत ने भी करारा जवाब देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए गए? तो यह है मैसूरू कर्नाटक में। सुखोई विमान में उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की राष्ट्रपति बन गई? तीसरे क्रम की। हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्वों का भंडार किस राज्य में पाया गया है? आंध्र प्रदेश में। बसोहाली पेंटिंग को GI टैग मिला है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना है? भारत। पोलैंड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड व्हाइट ईगल ऑर्डर किसे प्रदान किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की। किस खिलाड़ी पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? संजीता चानू। पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजीव मिश्रा। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को।
ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।